हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मा कैप्सूल में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा 8th सेमेस्टर बायोस्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मैथोडोलॉजी की रिवीजन सीरीज चल रही थी, उसी के हम आज यूनिट 3 के ऊपर पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स, जिसके अंदर हमारा पहला चैप्टर आता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, और उसके बाद आता है हमारा इंट्रोडक्शन टू रिसर्च, ग्राफ्स, डिजाइनिंग द मैथोडोलॉजी। ये हमारा चैप्टर है, 4 चैप्टर इनकम शॉर्ट रिवीजन सीरीज में कवर करेंगे। ये हमारी रिवीजन सीरीज चली रही है फ्रेंड्स, जिसमें हमारे एक टॉपिक को प्रॉपर तरीके से कवर कर रहे हैं। इनकी डिटेल वीडियो जल्दी चैनल पर आएगी, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं यूनिट 3 नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। फ्रेंड्स, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, उसी का उल्टा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। इसके अंदर हम क्या होता है देखते हैं। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट फ्रेंड, टेस्ट दैट नॉट एज्यूम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वो टेस्ट जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम नहीं करता, उसके लिए हम यूज करते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। एंड आर बेस्ड ऑन रैंक रेदर देन एक्चुअल वैल्यू, यानी जो रैंक पे बेस होता है रेदर देन इट्स नॉर्मल वैल्यू। इसके की पॉइंट क्या होते हैं फ्रेंड्स? नो एज्यूम नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी का एज्यूम नहीं करता। यूज फॉर ऑर्डिनल डाटा, ऑर्डिनल डाटा के लिए यूज करते हैं। बेस्ड ऑन रैंक, लेस पावरफुल होता है, उसके पैरामीट्रिक के कंपेरिजन में लेस पावरफुल होता है, लेकिन वाइडली यूज किया जाता है। इसके अंदर स्टेप क्या होता है फ्रेंड्स? रैंक करते हैं ऑल डाटा को, यानी कि हमारा जो एक पूरा डाटा होता है उसको बनाने के बाद उसको क्या करते हैं, रैंक में फिल्टर कर लेते हैं और कैलकुलेट करते हैं स्टैटिस्टिक्स को। ठीक है, हमारे 2 स्टेप है, बाकी आप इसको ना समझे तो, और बाकी डिटेल मैं आपको बता ही रहा हूँ आगे। इसके अंदर आते हैं विल्कोक्स जोन रैंक सम टेस्ट और साथ में मैन विटनी यू टेस्ट। ये 2 टेस्ट फ्रेंड्स सेम ही है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1, 2 टेस्ट लिखा हुआ है। ये अलग टेस्ट है, ये अलग टेस्ट है, लेकिन इनके अंदर जो डाटा है फ्रेंड्स वो सेम है बिल्कुल। आप देख सकते हैं आपके सिलेबस में अलग अलग नाम से गिवन है, लेकिन इनके अंदर आप सेम डाटा लिख के आ सकते हैं। अब इसके अंदर क्या आता है, कंपेयर करते हैं 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स को। यूज करते हैं कब? व्हेन डाटा इज ऑर्डिनल, ऑर्डिनल डाटा के लिए हम इसको यूज करते हैं। और जो ये की पॉइंट है फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, की पॉइंट्स को आप इन सभी टेस्ट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। इन टेस्ट को ज़्यादा डिटेल में ना पढ़िए, इतने ही टेस्ट हैं, इनके अंदर डाटा कुछ नहीं है। और अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो अलग से इनकी डिटेल वीडियो मैं लेकर आऊँगा अपने चैनल पर ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद आता है हमारा कुर्शकल वैलिस टेस्ट। इसका प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना फ्रेंड्स। इसके अंदर आता है, क्या करते हैं हम, कंपेयर करते हैं मोर देन 2 इंडिपेंडेंट डाटा को, और कम होता है, यानी किसके अंदर आता है ये? नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर, जैसे कि आप देख रहे हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर ये आ रहा है। और फ्राइडमैन टेस्ट होता है फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या करते हैं, कंपेयर मोर देन 2 रिलेटेड सैंपल या डाटा, यानी 2 से ज़्यादा रिलेटेड सैंपल्स होते हैं, ये डाटा होते हैं, उनको हम इसके अंदर कंपेयर करते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा इंट्रोडक्शन टू रिसर्च। इंट्रोडक्शन टू रिसर्च के अंदर फ्रेंड्स हमारा नाम से पता लगा रिसर्च, यानी कि अलग अलग चीज़ के बारे में सर्च करना, उसी को बोलते हैं रिसर्च। रिसर्च का मतलब होता है सिस्टमैटिक प्रोसेस टू डिस्कवर न्यू इन्फॉर्मेशन, सोल्व प्रॉब्लम्स एंड वेरीफाई एग्जिस्टिंग नॉलेज, यानी कि नई इन्फॉर्मेशन को ढूंढना, किसी प्रॉब्लम को सोल्व करना या एग्जिस्टिंग नॉलेज को और अच्छी तरह वेरीफाई करना ही रिसर्च कहलाता है। नीड ऑफ रिसर्च, रिसर्च की नीड क्यों पड़ी थी फ्रेंड्स? नीड ऑफ रिसर्च के अंदर देखते हैं, इंप्रूव करता है नॉलेज को, यानी हमारी नॉलेज को बढ़ाता है, ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, ड्रग असेसमेंट में हेल्प करता है, और टू टेस्ट ड्रग को टेस्ट करने में हम रिसर्च करते हैं, और अंडरस्टैंड डिजीज, अलग अलग डिजीज को अंडरस्टैंड करने में भी हम रिसर्च करते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा नीड फॉर डिजाइनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट, यानी कि नीड फॉर डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, DOE क्यों जरूरत पड़ी फ्रेंड्स, यानी डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? इसके अंदर आता है, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट इज ए स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर अफेक्टिंग ए प्रोसेस एंड द आउटपुट ऑफ दैट प्रोसेस। यानी कि DOE क्या है फ्रेंड्स? एक डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, यानी एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करना। एक प्रॉपर वे में हम एक्सपेरिमेंट क्यों करते हैं फ्रेंड्स? जिससे हमारा जो है स्ट्रक्चर तरीके से हो, ऑर्गेनाइज तरीके से हो, ठीक है, और जो हम रिलेशन है वो रिलेशन बिटवीन वेरिएबल या फैक्टर्स के बीच जो रिलेशन है वो इजीली फाइंड कर दें। इसलिए ये आपको डेफिनेशन थोड़ी कंफ्यूज लग रही होगी, लेकिन ईजी डेफिनेशन है, समझिए एक बार। डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट इज स्ट्रक्चर्ड, एक स्ट्रक्चर वे है, ऑर्गेनाइज वे है, एक मेथड है, किस लिए? डिटरमाइन करते हैं क्या? रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोसेस, यानी जो फैक्टर प्रोसेस को अफेक्ट कर रहे हैं उनके बीच में, और आउटपुट ऑफ दैट प्रोसेस, और उसका जो आउटपुट है उसके बीच में रिलेशन फैक्ट, हम जो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट है उससे हम रिलेशन फाइंड करते हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? रिड्यूस करता है वेरिएबिलिटी को, मिनिमाइज करता है यूज ऑफ रिसोर्स को, इंप्रूव करता है एक्यूरेसी को, और हेल्प करता है फॉर्मुलेशन के अंदर, और फाइंड करता है कोज एंड इफेक्ट को। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आता है हमारा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन टेक्निक। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन टेक्निक के अंदर क्या आता है फ्रेंड्स? किस तरह से हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन टेक्निक को फॉलो करते हैं? डिजाइनिंग ए रिसर्च स्टडी बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ पीपल, ठीक है, एक्सपीरियंशियल, सॉरी फ्रेंड्स, एक्सपेरिमेंट नहीं, एक्सपीरियंशियल डिजाइन टेक्निक। एक्सपीरियंस का मतलब होता है फ्रेंड्स, हम किसी ने जो कर रखा है या किसी का जो एक्सपीरियंस है उसको हम लेकर अपने जो एक्सपेरिमेंट है या रिसर्च है उसके अंदर किस तरह इंक्लूड करते हैं। डिजाइनिंग ए रिसर्च स्टडी बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, यानी कि जो पहले से पेशेंट है उसका एक्सपीरियंस पूछते हैं या उसकी डिजीज के बारे में उससे डिटेल लेते हैं, तो उस एक्सपीरियंस को लेकर हम नई स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं एक्सपीरियंशियल डिजाइन टेक्निक। क्या टेक्निक आती है? हम किस तरह से पेशेंट से पूछते हैं, या तो इंटरव्यू लेते हैं उसका, या सर्वे के थ्रू हम डाटा कलेक्ट करते हैं, या ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम देखते हैं कि पीपल किस टाइप से, जो पीपल्स अलग अलग वो किस टाइप से अपने जो डिजीज है उनको ट्रीट कर रहे हैं,
ठीक है, यूजेबिलिटी टेस्ट करते हैं, उस साथ में डेयरी जो हमारा डायरी स्टडी है उसको करते हैं, यानी कि जो अलग अलग हॉस्पिटल्स है उनके अंदर अलग अलग लोग हैं उनको हम स्टडी करते हैं, उनकी डायरी को स्टडी करते हैं, उससे पता लगता है हमारे डिजीज़ के बारे में। और रिव्यू करते हैं पर्सनस रिस्पॉन्स को, यानी कि अलग अलग पर्सन है उनका डिजीज़ के बारे में क्या रिस्पॉन्स है उनको रिकॉर्ड करते हैं और उससे हम स्टडी करते हैं। इसको बोलते हैं एक्सपीरियंशियल डिज़ाइन टेक्निक। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म क्या होता है फ्रेंड्स? प्लेगरिज्म का मतलब होता है कॉपिंग समवन एल्स वर्क, यानी किसी और का जो काम है हम उसको कॉपी कर लेते हैं या उसका आइडिया कॉपी कर लेते हैं, उसके वर्ड्स को कॉपी कर लेते हैं, एंड शोइंग देम एज योर ओन, और हम उसको खुद का शो करते हैं विदाउट एनी क्रेडिट टू ओनर, यानी कि किसी और के डाटा को कॉपी कर खुद का दिखाना, उसको बिना क्रेडिट दिए हुए, उसको बोलते हैं प्लेगरिज्म। ठीक है फ्रेंड्स, इसके टाइप होते हैं फ्रेंड्स, कॉपी एंड पेस्ट, यानी किसी के डाटा को कॉपी पेस्ट कर दिया, वर्ड स्विच प्लेगरिज्म, यानी किसी के वर्ड को स्विच करके हमने कॉपी कर लिया और उसको बोलते हैं वर्ड स्विच प्लेगरिज्म। स्टाइल प्लेगरिज्म, किसी की स्टाइल कॉपी कर लिया, किसी के आइडिया कॉपी कर लिया, या किसी के एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म। एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म मतलब होता है कि बाई चांस किसी का हमने कॉपी कर लिया, हम चाह नहीं रहे थे लेकिन हमारा उसके जैसा या उसी टाइप का कॉपी हमारा हो गया। अब इसको हम रोकते कैसे हैं? मेंटेन करें ओरिजिनलिटी को, यानी कि हम अपने खुद की जो भी कंटेंट है उसको ओरिजिनल मेंटेन करें, या जो भी हमारा रिसर्च है उसको ओरिजिनल मेंटेन करें। यूज़ प्लेगरिज्म डिटेक्शन टूल, अलग अलग टूल को यूज़ करें। और कीप सोर्स ट्रैक, यानी कि हमारा जो सोर्स है वो कहाँ पर जा रहा है उसको ट्रैक करें। ओरिजिनल राइट करें, यानी कि हमारा जो ओरिजिनल राइट है उसको करें, जैसे वाटर मार्क वगैरह एटसेट्रा हम अपनी रिसर्च के ऊपर लगाएं। इसके बाद आता है हमारे ग्राफ्स। ग्राफ्स क्या होता है फ्रेंड्स? ग्राफ इज अ पिक्चर और डायग्राम दैट शो डाटा और नंबर इन अ वे दैट इट इजी टू सी एंड अंडरस्टैंड, यानी ग्राफ एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर पिक्चर के तौर पर या डायग्राम के तौर पर हम किसी डाटा को शो करते हैं जिससे हमको उसको वो हमको अट्रैक्टिव लगता है और इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। टाइप ऑफ ग्राफ क्या होता है? जैसे हमने यूनिट 1 में पढ़ा था, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, क्यूबिक ग्राफ, रिस्पॉन्स सरफेस प्लॉट, काउंटर प्लॉट ग्राफ, ये हमारे कुछ ग्राफ के टाइप है। इनको हमको डिफाइन भी करना है, इनकी डेफिनेशन याद करनी है, उनका जो हमारा टाइप है ग्राफ प्रेजेंटेशन वो भी हमको इनकी समझनी होगी। हिस्टोग्राम क्या होता है? न्यूमेरिकल डाटा ऑर्गेनाइज इनटू इंटरवल, यानी कि न्यूमेरिकल डाटा को हम क्लास इंटरवल में जैसे दिखा रखा है, यूनिट 1 में आपको समझा रखा है, आप जाके देख लीजिए, थोड़ा डिटेल में वहाँ पर है ये। ठीक है, उसको बोलते हैं हम हिस्टोग्राम। पाई चार्ट क्या होता है? सर्कुलर ग्राफ डिवाइड इनटू सेक्टर, सर्कुलर ग्राफ को अलग अलग सेक्टर में डिवाइड करते हैं, उसको पाई चार्ट बोलते हैं। ये मेनली परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है फ्रेंड्स। इसके बाद होता है हमारा क्यूबिक ग्राफ। क्यूबिक ग्राफ के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स? ये 3D रिप्रेजेंटेशन होती है ऑफ मल्टीपल वेरिएबल, अलग अलग वेरिएबल की 3D रिप्रेजेंटेशन को हम क्यूबिक ग्राफ बोलते हैं। इसके बाद आता है रिस्पॉन्स सरफेस प्लॉट और काउंटर प्लॉट ग्राफ। इन दोनों का ग्राफ सेम होता है फ्रेंड्स। आप रिस्पॉन्स सरफेस प्लॉट के अंदर क्या है? 3D प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा दैट रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट एंड टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल या डाटा। ठीक है, क्या होता है? 3D प्रेजेंटेशन होती है किसकी? डाटा की, जो रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट डाटा की, यानी कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट डाटा के बीच जो रिलेशनशिप फाइंड करता है और उसको प्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स सरफेस मेथडोलॉजी और रिस्पॉन्स सरफेस प्लॉट। इसके बाद आता है काउंटर प्लॉट ग्राफ। काउंटर प्लॉट ग्राफ क्या होता है फ्रेंड्स? इट इज 2D ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। 2D ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ऑफ अ 3D सरफेस। 3D सरफेस की 2D प्रेजेंटेशन को हम काउंटर प्लॉट ग्राफ बोलते हैं। इसके अंदर क्या यूज़ करते हैं? किस में यूज़ करते हैं? यूज इन बायोस्टैटिस्टिक्स टू विजुअलाइज, क्या किसको देखने के लिए? रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल वेरिएबल, अलग अलग वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को देखने के लिए जो कि 3D डाटा होते हैं उसको 2D प्रेजेंटेशन के थ्रू हम उसमें काउंटर प्लॉट ग्राफ यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आता है हमारा फ्रेंड्स डिजाइनिंग द मेथडोलॉजी। डिजाइनिंग द मेथडोलॉजी के अंदर आता है फ्रेंड्स सैंपल साइज डिटर्मिनेशन। सैंपल साइज डिटर्मिनेशन क्या होता है? कि हमको किसी एक्सपेरिमेंट के लिए मिनिमम सैंपल कितना नीड होता है उसको बोलते हैं सैंपल साइज डिटर्मिनेशन। इट इज डिफाइंड एज हाउ मेनी सैंपल आर नीडेड टू स्टडी टू गेट एक्यूरेट रिजल्ट, यानी कितना सैंपल नीड है एक्यूरेट रिजल्ट लाने के लिए, उसको बोलते हैं सैंपल साइज डिटर्मिनेशन। इंपॉर्टेंस क्या होती है? एक्यूरेसी एंड रिलायबल होता है, अवॉइड करता है वेस्टेज ऑफ रिसोर्स की वेस्टेज नहीं होती, हेल्प होता है एनालिसिस के अंदर। ठीक फ्रेंड्स, इसके बाद आता है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग। कौन कौन से फैक्टर से हमारा जो सैंपल अफेक्ट होता है? साइज ऑफ सैंपल अगर कम या ज़्यादा है तो वो अफेक्ट होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन से अफेक्ट होगा, और पावर ऑफ स्टडी एंड टाइप ऑफ स्टडी, अलग अलग टाइप की स्टडी करेंगे तो उससे हमारा जो सैंपल है वो अफेक्ट होता है फ्रेंड्स, और साथ में हमारी स्टडी को भी अफेक्ट करता है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या है? n इजिकल टू z² ब्रैकेट 1 - p अपॉन d²। और इन सबको क्या डिफाइन किया है? z क्रिटिकल वैल्यू होती है, n सैंपल साइज होता है, p प्रोबेबिलिटी और d होता है एरर्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आता है हमारा पावर ऑफ स्टडी। पावर स्टडी क्या होता है फ्रेंड्स? इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटेक्टिंग अ ट्रू इफेक्ट व्हेन ट्रूली एग्जिस्ट, यानी कि इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी, एक प्रोबेबिलिटी है डिटेक्टिंग ए ट्रू इफेक्ट। अगर कोई ट्रू इफेक्ट को डिटेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है, अगर वो ट्रूली एग्जिस्ट, उस स्टडी के अंदर कोई इफेक्ट है वो ट्रूली एग्जिस्ट करता है तो उसको डिटेक्ट करने की स्टडी को हम पावर ऑफ स्टडी बोलते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है? हेल्प करता है अवॉइड एरर को अवॉइड करने में हेल्प करता है, और डिटरमाइन करता है सैंपल साइज को। और रिलेशनशिप क्या होता है फ्रेंड्स? हाइयर पावर लार्जर सैंपल साइज, पावर इजिकल टू 1 - बीटा से हम इसको डिनोट करते हैं।
फ्रेंड्स ये सभी वीडियो डिटेल में भी आएंगी, इन्हीं नोट्स को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा और इनके अंदर एडअप करके लेके आऊँगा। ये रिवीजन सीरीज है, जल्दी जल्दी कवर करा रहा हूँ। मे भी आपको ये प्रॉपर तरीके समझ ना आए, प्रॉपर समझने के लिए आप उसको डिटेल वीडियो को हमारा समझ सकते हैं। ये आपके एग्जाम टाइम पे रिवीजन के लिए बनाई जा रही है। इसके बाद आता है रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। किस टाइप से करते हैं रिपोर्ट राइटिंग या फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, किस टाइप से करते हैं? लॉजिकल प्रेजेंटेशन होती है फ्रेंड्स ऑफ फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन की एक प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन को ही हम जो हमारे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है या रिपोर्ट राइटिंग बोलते हैं फ्रेंड्स। इसका फॉर्मेट क्या होता है? इसके फॉर्मेट के अंदर वेरीफाई सोर्स ऑफ डाटा सोर्स को वेरीफाई करो, फॉर रफ पैटर्न को यूज़ करो, फाइनल पैटर्न बनाओ, फिर प्रेजेंट करो। यानी कि हमारे एक फॉर्मेट है जिसके अंदर सबसे पहले हम वेरीफाई करते हैं सोर्स को, फिर रफ पैटर्न बनाते हैं, फिर फाइनल पैटर्न बनाते हैं, फिर उसको प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद किस टाइप से प्रेजेंट करते हैं? प्रेजेंट के अंदर हम टाइटल डालते हैं, फिर एब्स्ट्रैक्ट डालते हैं, फिर इंट्रोडक्शन डालते हैं, फिर मेथड डालते हैं, फिर रिजल्ट डालते हैं, फिर कंक्लूजन, फिर डिफरेंसेस। जैसे कि हम अपने 8th सेमेस्टर में या 7th सेमेस्टर में प्रोजेक्ट हम बना रहे थे, उस हिसाब से इसको प्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा डाटा प्रेजेंटेशन मेथड। किस टाइप से प्रेजेंट करते हैं? या तो हम टेक्स्ट की फॉर्म में करते हैं, या टेबल्स बना देते हैं, या ग्राफ एंड चार्ट्स हम शो करते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब होता है फ्रेंड्स सीधा रूल एंड रेगुलेशन जो हम फॉलो करते हैं ड्यूरिंग रिसर्च। ए प्रोटोकॉल इज अ डिजाइंड प्लान ऑफ रिसर्च स्टडी, यानी रिसर्च स्टडी के अंदर हम किस टाइप से जो सभी रूल्स है, सभी मेथड उनको फॉलो कर रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। इसके कंपोनेंट क्या होते हैं? कंपोनेंट के अंदर टाइटल, ऑब्जेक्टिव, सैम्पलिंग कैसे करनी है, डाटा कलेक्शन कैसे करनी है, एनालिसिस कैसे करनी है, टाइम एंड बजट क्या है उसका, उन सभी को हम प्रोटोकॉल के अंदर स्टडी करते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है, एंश्योर करता है अप्रूवल्स को और रिड्यूस करता है एरर को, और एथिकल अप्रूवल को फॉलो करता है फ्रेंड्स। इसके बाद आता है हमारा कोरोट स्टडी। कोरोट स्टडी के अंदर आता है फ्रेंड्स इट इज़ अ टाइप ऑफ रिसर्च वेयर अ ग्रुप ऑफ पीपल, ये फ्रेंड्स ग्रुप ऑफ पीपल आप इसको समझते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल को हम बोलते हैं कोरोट। ठीक है, कोरोट ए ग्रुप ऑफ पीपल इज फॉलोड ओवर अ टाइम टू सी फैक्टर अफेक्ट देयर हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए? दोबारा पढ़ते हैं इसको, मैं इसको इंटरमिक्स हो गया था। इट इज़ अ टाइप ऑफ रिसर्च, ये एक टाइप की रिसर्च है वेयर ग्रुप ऑफ पीपल को हम जो अलग अलग लोगों का ग्रुप है उसको हम फॉलो करते हैं एक टाइम तक, पर्टिकुलर टाइम तक, टू सी क्या देखने के लिए, हाउ अ सर्टेन फैक्टर, अलग अलग फैक्टर कैसे उनकी लाइफ को अफेक्ट करते हैं और कैसे उनकी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं फ्रेंड्स, उसको बोलते हैं कोर्ट स्टडी। जैसे कि हम हमारे कोई भी हमने 50 बंदे लिए, 50 लोगों को हम बहुत सारे अलग अलग यानी 50 लोगों को हम 10 दिन तक लगातार देख रहे हैं, तो उनके अंदर हेल्थ को, इन्वायरमेंट उनकी हेल्थ को या फिर डिजीज़ वगैरह उनकी हेल्थ को किस टाइप से अफेक्ट करती हैं वो हम वॉच कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कोरेट स्टडीज़। ठीक फ्रेंड्स, इसके अंदर 3 टाइप आते हैं। प्रोस्पेक्टिव कोरेट स्टडी के अंदर क्या आता है? डाटा कलेक्टेड फ्रॉम पेशेंट एट अ टाइम ऑफ थेरेपी, यानी कि थेरेपी के टाइम पे हम अगर पेशेंट से डाटा कलेक्शन कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव कोरेट। इसके बाद आता है रिप्रोस्पेक्टिव के अंदर आता है पेशेंट डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम पास्ट रिकॉर्ड, यानी पास्ट रिकॉर्ड से हम कोई भी डाटा कलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं रिप्रोस्पेक्टिव। और कम्बिनेशन के अंदर प्रोस्पेक्टिव प्लस रिप्रोस्पेक्टिव इन दोनों को कंबाइन करके हम डाटा कलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं रिप्रोस्पेक्टिव कम्बिनेशन कोरेट। इसके एडवांटेज क्या आता है? डिटरमाइन करता है रिस्क फैक्टर को, स्टडी करता है मल्टीपल आउटकम को। डिसएडवांटेज के अंदर आ जाता है टाइम कंज्यूमिंग होता है और बिग डाटा कलेक्शन के अंदर काम आता है फ्रेंड्स, वो बिग डाटा कलेक्शन इसके अंदर करनी पड़ती है। इसके बाद आता है इसकी ऑब्जर्वेशनल स्टडी। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर निगरानी रखना। ए स्टडी वेयर डाटा कलेक्टेड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचुरली अकरिंग इवेंट, यानी कि नेचुरल जो भी इवेंट हो रहे हैं उनके ऊपर नजर रखकर हम कोई भी डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल स्टडी। इसके टाइप क्या होती है? डिस्क्रिप्टिव और केस कंट्रोल स्टडी। डिस्क्रिप्टिव के अंदर क्या होता है? इट डिस्क्राइब व्हाट हैपनिंग इन अ ग्रुप विदाउट टेस्टिंग, यानी कि डिस्क्रिप्टिव स्टडी के अंदर हम करते हैं कि किसी ग्रुप के अंदर क्या हो रहा है विदाउट टेस्टिंग, यानी बिना टेस्टिंग हम उस ग्रुप को देखते हैं। इट डिस्क्राइब व्हाट हैपनिंग इन अ ग्रुप विदाउट टेस्टिंग, बिना टेस्टिंग के उस ग्रुप के अंदर क्या चल रहा है उसको हम स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव। और केस कंट्रोल स्टडी कंपेयर पीपल विद अ डिजीज एंड विदाउट डिजीज टू फाइंड पॉसिबल कोज, यानी कि कुछ डिजीज के साथ जो पेशेंट है उनको और कुछ विदाउट डिजीज है उन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, उनको स्टडी करते हैं। वो किसके अंदर आता है? केस कंट्रोल स्टडी के अंदर फ्रेंड्स। ठीक फ्रेंड्स, इसके बाद आता है हमारा क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी के अंदर क्या आता है? कलेक्शन डाटा एट अ वन पॉइंट ऑफ टाइम टू सी व्हाट हैपनिंग, यानी कि किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम डाटा कलेक्ट करें और उसको देखें कि वहाँ पर क्या चल रहा है, तो उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी। इसके बाद आता है हमारा एक्सपेरिमेंटल स्टडी। एक्सपेरिमेंटल स्टडी के अंदर क्या आता है? इन दिस स्टडी रिसर्चर्स गिव ट्रीटमेंट एंड ऑब्जर्व द इफेक्ट, यानी एक्सपेरिमेंटल फ्रेंड्स सिंपल डेफिनेशन इसकी आप खुद ही समझ लीजिए। एक्सपेरिमेंटल स्टडी का होता है कि हम किसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करें और उसका आउटकम देखें, तो उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी। जैसे कि इन दिस स्टडी रिसर्चर्स गिव ट्रीटमेंट देते हैं और उसके बाद ऑब्जर्व करते हैं कि उसका इफेक्ट क्या आ रहा है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा टाइप। इसके टाइप क्या होता है? रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, ठीक है, जिसको RCT के नाम डालते हैं। पीपल आर रेंडमली असाइंड इन टू ग्रुप के अंदर पीपल असाइन किए, ग्रुप 1 ग्रुप 2, एक के अंदर हमने न्यूट्रल डाली, एक के अंदर नहीं डाली, और उन दोनों के इफेक्ट को देख रहे हैं क्या इफेक्ट आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, उसको स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल।
इसके बाद आता है नॉन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। नॉन रैंडमाइज ट्रायल के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, हम पीपल जो असाइन करते हैं वो आफ्टर स्टडी करते हैं, देखते हैं हम किसके ऊपर स्टडी करनी है किसके ऊपर नहीं करनी है, और फिर उनको हम 2 ग्रुप के अंदर डिवाइड करते हैं, फिर स्टडी करते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद आता है हमारा डिजाइनिंग क्लिनिकल ट्रायल। डिजाइनिंग क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है फ्रेंड्स, क्लिनिकल ट्रायल का एक प्रोसेस होता है प्रॉपर तरीके का, फेज 0, फेज 1, 2, 3, 4 इस टाइप से, तो उसको प्रॉपर डिजाइन कैसे करते हैं उसी का स्टडी होता है डिजाइनिंग क्लिनिकल ट्रायल। प्रॉपरली डिजाइनिंग ऑफ अ क्लिनिकल ट्रायल टू एवेल्युएट न्यू ड्रग। न्यू ड्रग को एवेल्युएट करने के लिए प्रॉपर सीक्वेंस में फॉलो करना, जो हमारा न्यू ड्रग का प्रोसीजर है उसको बोलते हैं डिजाइनिंग क्लिनिकल ट्रायल। इसके अंदर क्या फेज आते हैं, फेज 0, फेज 1, 2, 3, 4। फेज 0 के अंदर हम 10 से 15% के ऊपर ड्रग को ट्राई करते हैं। फेज 1 के अंदर आते हैं तो 20 से 80% के अंदर ट्राई करते हैं। फेज 2 के अंदर हम 100 से 500 लोगों के अंदर दवाई इंजेक्ट करते हैं और टेस्ट उसका रिस्पॉन्स देखते हैं। फेज 3 के अंदर 1000 से 5000, और फेज 4 के अंदर पोस्ट मार्केटिंग स्टडी करते हैं। पोस्ट मार्केटिंग स्टडी का मतलब होता है दवाई मार्केट में आने के बाद पेशेंट, जो रियल पेशेंट्स होते हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है उसको स्टडी करना ही हमारा फेज 4 के अंदर आता है फ्रेंड्स। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा कुछ फ्रेंड्स जो पॉइंट आते हैं वो आते हैं स्टेप्स इन डिजाइनिंग। डिजाइनिंग के अंदर कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, कौन से स्टेप्स होते हैं फ्रेंड्स, आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करना, क्राइटेरिया फाइंड करना, सिलेक्ट एंड पॉइंट को सिलेक्ट करना, डाटा एनालिसिस करना, और साथ में हमारे जो की टर्म आते हैं रैंडमाइजेशन क्या होते हैं फ्रेंड्स, असेसिंग सब्जेक्ट रैंडमली टू अ ग्रुप, यानी जो सब्जेक्ट है उनको रैंडमली ग्रुप के अंदर डिवाइड करना है हमारा रैंडमाइजेशन कहलाता है। और ब्लेंडिंग क्या होता है फ्रेंड्स, प्रिवेंटिंग बायस, यानी कि चेंज आना उसको प्रिवेंट करना, किसी भी चेंज को आने से प्रिवेंट करना, उसको रोकना, उसको बोलते हैं बाइंडिंग और ब्लेंडिंग। और साथ में हमारा जो प्लेसिबो होता है, प्लेसिबो क्या होता है फ्रेंड्स प्लेसिबो और नोसिबो 2 ये होते हैं। इसके अंदर प्लेसिबो हमको समझना है, प्लेसिबो मतलब होता है इनएक्टिव सब्सटेंस गिवन टू कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप को इनएक्टिव सब्सटेंस देखकर उसके इफेक्ट को देखना उनकी बॉडी के अंदर, उसी को बोलते हैं प्लेसिबो। तो फ्रेंड्स ये था हमारा यूनिट 3 बायोस्टैटिक्स एंड रिसर्च ऑफ मेथोडोलॉजी की। जल्दी हम यूनिट 4 और 5 की कवर करेंगे। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी मेरी आपसे लास्ट में ये रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर कनेक्टिंग विद अस फार्मा कैप्सूल।